कॉस्ट टर्म्स कॉन्सेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन के बारे में चीज़ें डिस्कस की थी। और जो हमारा एक रिमेनिंग कॉन्सेप्ट था वो स्टेप वेरिएबल कॉस्ट और कमिटेड एंड डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट के साथ था। तो वो हमने देखा, फिर उसके साथ हमने ये देखा कि अगर हमें कॉस्ट को सेग्रीगेट करना पड़े, कि कॉस्ट को अगर हम चेक करें कि वो फिक्स कितनी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, जो एक टोटल हमारे पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है उसमें से, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो वो हमने डिस्कस किया था। देन उसके बाद जो है वो आज हमारा जो एक नया टॉपिक है, जो कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। अभी तक जितना बेटा हम लोगों ने देखा, अगर थोड़ा सा रिकॉल करें, तो जो इससे पहले आप लोग अपनी अकाउंटिंग देखते रहे, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी। तो उस पे हमने क्या बात की थी कि बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी उन पे ज़्यादा फोकस होता था। और जबकि जो ये मैनेजरियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे पास थी, इसमें फोकस हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो है वो ऑपरेशंस की तरफ ज़्यादा चला जाता है, कि हमने ऑपरेशंस को देखना है, उसमें लुक आफ्टर करना है, कॉस्ट कैसी हैं, वो बिहेव कैसे करती हैं, वो कॉस्ट चेंज कैसे होती हैं। और इसी तरह कह लीजिए कि इन कॉस्ट में अगर हमें प्लानिंग करना हो या इन कॉस्ट को कंट्रोल करना हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो मेनली हमारा जो फोकस है, ये कंसर्न जो है वो हम ऑपरेशंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। तो ये अभी तक हमने देखा। उसके बाद जो है वो अगर हम बात करना चाहें कि ये जो चार्ट आपके सामने शो हो रहा है, फ्लो ऑफ कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग फर्म, ये भी चलिए डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम वैसे बात करें, जो ट्रेडिंग कंसर्न होते हैं उसमें तो आपको पता है कि आपने प्रोडक्ट बाय की, तो वो बाय करके आप आगे सेल कर देते हैं। तो जब सेल होती है हमारे पास इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाती है, यानी कि जब बाय करते थे इन्वेंट्री बनती थी ट्रेडिंग कंसर्न या मर्चेंडाइजेज में। तो फिर रिपीट करता हूँ जी, हमने इन्वेंट्री बाय की तो वो हमारा एसेट लिखा गया बैलेंस शीट में। और बाय करने के बाद जैसे ही आप लोग उस इन्वेंट्री को सेल करते थे, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि एक्सपेंस होता है, इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट होती है। तो कॉस्ट जो है वो फ्लो ये शो करता था कि पहले बैलेंस शीट में इन्वेंट्री आई, एक ही टाइप की होती थी, और फिर वही इन्वेंट्री जब सेल हुई तो फिनिश गुड्स, सॉरी, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट हो गई। तो वो कॉस्ट का फ्लो बैलेंस शीट से इनकम स्टेटमेंट में मूव होना, ये हमने प्रोडक्ट से पीरियड कॉस्ट बनना भी देखा हुआ था, कि वो जो हमारी इन्वेंट्री थी वो एक्सपेंस कब बनती थी, उसके साथ रिलेटेड था। लेकिन अगर हम मर्चेंडाइजर की बात कर लें, सॉरी मैन्युफैक्चरर की बात कर लें मर्चेंडाइजर के अलावा, तो उसमें चूंकि हमारे पास इन्वेंट्री एक टाइप की नहीं होती थी, उसमें रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वर्क इन प्रोसेस भी हो सकता है, और फिनिश गुड्स भी हो सकता है। और रॉ मटेरियल पे जब लेबर और एफओएच काम करना शुरू करते हैं तो वो इन्वेंट्री कन्वर्ट हो जाती थी इनटू वर्क इन प्रोसेस। और वही वर्क इन प्रोसेस जो है वो हमारी जब 100% कंप्लीट होती थी, तो वो हमारी कह लीजिए कि कन्वर्ट हो जाती थी इनटू फिनिश गुड्स। हैं ये तीनों इन्वेंट्रीज ही, रॉ मटेरियल भी एक इन्वेंट्री है, वर्क इन प्रोसेस भी इन्वेंट्री है, और फिनिश गुड्स भी इन्वेंट्री है, और ये तीनों एसेट्स ही हैं और बैलेंस शीट में लिखी जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा कॉस्ट का फ्लो एक्सटेंडेड होता है, कम्प्लेक्स होता है इन मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स या एंटिटीज। तो क्या था, रॉ मटेरियल उस पर जब लेबर और एफओएच अप्लाई हुए तो वर्क इन प्रोसेस में कन्वर्ट हो गई, कॉस्ट वहां मूव हो गई, यानी कि सारी कॉस्ट किस में मूव हो जाती थी, वर्क इन प्रोसेस में। तो मटेरियल, लेबर और एफओएच, फिर ये जैसे जैसे कंपोज ऑफ होती जाती थी और 100% ये चार्ज हो जाती थी और प्रोडक्ट आपकी कंप्लीट हो जाती थी, तो ये हम फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में इसको रिकॉर्ड करते थे। फिर यही फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जब सेल हो जाती थी सीजीएस में कन्वर्ट हो जाते थे। और सीजीएस आपको याद होगा हमने क्या कहा था, हमारा एक्सपेंस होता है, तो हम उसको इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट कर देते हैं। ये डिस्कशन तो बेटा हम पहले कर चुके हैं। अभी हम बात ये करना चाहेंगे कि ये जो प्रोडक्ट्स थी जिसकी हम कॉस्ट की फ्लो की बात कर रहे हैं, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड्स से वो सीजीएस, ये जो इसकी कन्वर्जन होती है, जो इसकी चेंज होती है, इस कॉस्ट को अक्यूमुलेट करने के भी कोई प्रोसीजर होंगे। तो हमारे पास तो वैसे टेक्निकली अगर बात करें एक्यूमुलेट करने के प्रोसीजर दो तरह के ही होते हैं। एक प्रोसीजर तो ये है कि हम एक्चुअल कॉस्ट जो होती है मटेरियल, लेबर, एफओएच की, उन्हें रिकॉर्ड करते जाएं। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एफओएच की जो कॉस्ट होती है, उन्हें एज इट इज क्या करते चले, रिकॉर्ड करते चले।
मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट और एफओएस की कॉस्ट को। जो एक्चुअल कॉस्ट हो उसे हम कहते हैं एक्चुअल कॉस्ट सिस्टम। दूसरा क्या होता है कि हमारे पास जो है वो मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट जो एक्चुअल ले लें, लेकिन जो हमारे पास एफओएस की कॉस्ट है वो हम एक एस्टिमेट लगा लें। वैसे भी आपको याद होगा हमने ये बात की थी एक सेशन में कि जो एफओएच हैं ये उस वक्त तक एक्चुअल अमाउंट इसकी बताना पॉसिबल नहीं होता जब तक कि वो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन जो है वो वाइंड अप ना हो जाए, क्लोज ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए। जैसे आप रिकॉल करें, हमने एग्जांपल दी थी कि अगर एक बिल्डिंग बनती है, उस बिल्डिंग में डिफरेंट मिसलेनियस एफओएच हो सकते हैं, जैसे इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, या रिपेयर्स हैं, गैसोलीन वगैरह, ये सारे कह लीजिए एक्सपेंसेस यूज होने हैं किसी बिल्डिंग को सपोज बनाने में। तो 100% एक्चुअल अमाउंट नहीं बताई जा सकती बिल्डिंग बनने से पहले। आप तभी बता सकते हैं 100% एक्चुअल अमाउंट एफओएच की जब ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए। इसी तरह आप किसी भी सेटअप में देख लें, किसी भी ऑपरेशन में देख लें, एफओएच की जो अमाउंट होती है वो तभी आप बता सकते हैं जब आपके ऑपरेशन जो हो जाए वो कंप्लीट, देन आपके पास पॉसिबिलिटी होती है, उसके अलावा आपके पास की पॉसिबिलिटी नहीं होती। उस सिस्टम को हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। तो अब स्टैंडर्ड क्या है कि हम पहले से एस्टिमेट लगाते हैं, प्री डिटरमिनेड एक हमारा एक आइडिया होता है कि ये कॉस्ट इतनी होगी, किसके बारे में, एफओएच के बारे में। तो हमारे पास मटेरियल एक्चुअल है, लेबर एक्चुअल है, और जो एफओएच है वो हमारे पास एक एस्टिमेटेड अमाउंट होती है। वो एस्टिमेट डेफिनेटली कुछ बेसिस पे होगा, आगे चलकर हम देखेंगे वो क्या है। तो खैर पॉइंट ये है कि मटेरियल, लेबर एक्चुअल आ गई, एफओएच हमारे पास एस्टिमेट अमाउंट आ गई, तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया। तो एक सिस्टम हमारे पास आ जाता है कॉस्ट को अक्यूमुलेट करने, सॉरी जो कॉस्टिंग का है वो एक्चुअल कॉस्टिंग प्रोसीजर है, और दूसरा प्रोसीजर हमारे पास होता है, ये मेथड हमारे पास जो अवेलेबल है वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब एक्चुअल और स्टैंडर्ड इन दोनों में डिफरेंस हमेशा रहेगा। आप मैनेजमेंट की स्किल की बात कर लें, आपने एफिशिएंसी की बात कर लें, तो वो यही होगी, ये डिफरेंस जितना कम होता जाए। किसका डिफरेंस? एक्चुअल और स्टैंडर्ड का। आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सपोज रिजल्ट देती है 1 लाख रुपए, एक्चुअल कॉस्ट डेफिनेटली या 1 लाख से ज्यादा होगी या कम होगी, या 1 लाख के होगी क्लोज ही। जितनी ज्यादा एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट के क्लोज होगी, उतनी बेटर आपकी प्लानिंग है, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको कम पेश जो है वो आएंगी। यानी कि वेरिएंस, इसमें वेरिएशन इसमें क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो एक्चुअल और स्टैंडर्ड कास्टिंग का जो डिफरेंस है वो हमने कहा वेरिएंस है, और ये वेरिएंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। डेफिनेटली आप जब भी प्लान करें, अगर आपका प्लान है सपोज कहीं मूव करने का, आप एक एस्टिमेट लगाते हैं, लाहौर जाते सपोज, आप कहते हैं मेरा एक्सपेंस आएगा 10,000, एक्चुअल आपका एक्सपेंस आता है वो कह लीजिए कि इससे ज्यादा या कम। अगर वो वेरिएशन जो आ रही है, फॉर एग्जांपल आपने कहा था 10,000, एक्सपेंस हो जाता है 20,000, 30,000, प्रॉब्लम ज्यादा आएगी। ये वेरिएशन ज्यादा है। जबकि अगर एक्चुअल था वो आपका 9,500, तो आपके पास 10,000 थे, इशू नहीं हुआ। इसी तरह एक्चुअल एक्सपेंस हो गया आपका 10,300, तो आपको 300 अरेंज करने में कितना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, इशू नहीं आएगा, वेरिएशन कम आ रही है ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो एस्टिमेट है वो 10 है और एक्चुअल आपका वो 20-30,000 इस तरह से आ रहा है, वेरिएशन ही बहुत आ रही है। Because आपकी जो बजटिंग है, आपकी जो प्लानिंग है, उसमें फ्लॉज हैं। आपने प्रॉपर तरीके से जो है वो अपनी प्लानिंग नहीं की हुई, बजटिंग नहीं की हुई। तो इसलिए हमें फिर ये देखना होता है कि हमारे पास जो है वो ये वेरिएशन किन फैक्टर की बेस पर कम की जा सकती है। सबसे पहला काम क्या है, आपने देखना है वेरिएशन कितनी है, फिर उस वेरिएशन की रीजंस को ट्रेस आउट करना है, फिर उन रीजंस को नेक्स्ट टाइम जब भी प्लानिंग करेंगे, बजटिंग करेंगे, उनमें इनकॉर्पोरेट कर देना है। तो ये तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो कॉस्टिंग के जो हमारे पास जो मेथड्स हैं वो या तो एक्चुअल कॉस्टिंग मेथड को फॉलो कर सकते हैं हम, या हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोडक्ट की कॉस्टिंग की, तो उसके भी फर्दर हमारे पास जो कह लीजिए कि दो सिस्टम हो सकते हैं। एक सिस्टम हो सकता है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, यानी कि दो तरह के सिस्टम होते हैं कॉस्टिंग के, एक जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और दूसरा हमारे पास प्रोसेस कॉस्टिंग है। जो हमारे पास जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है वो मेथड देखते हैं ये क्या होता है दोनों का, और प्रोसेस कॉस्टिंग का, दोनों का डिफरेंस क्या है बेटा, वन बाय वन देख लेते हैं। अच्छा, जॉब जॉब जैसे कि वर्ड नेम से शो हो रहा है
कि हमारे पास जो भी ऑर्डर आएगा कस्टमर्स का, उसको हम एक स्पेसिफिक जॉब का नेम दे देंगे। यानी कि ऑर्डर्स के लिहाज से हर कस्टमर का जो ऑर्डर आ रहा है उसको एक नेम असाइन कर देंगे, उसको एक जॉब का नेम दे देंगे और फिर उसकी सेपरेट कॉस्टिंग करते जाएंगे। ठीक है। और जबकि प्रोसेस क्या है कि उस पूरे प्रोसेस में जितनी भी प्रोडक्शन हुई होगी उसको हम उन प्रोडक्शन को कंप्लीट करने में जो कॉस्ट इनकर हुई है उससे हम ऐड कर लेंगे और यूनिट पर डिवाइड कर लेंगे। फर्दर देखते हैं जी कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग हमारे पास एक ऐसा सिस्टम कॉस्टिंग का है कि जिसमें हमारे पास यूनिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं। हमने ये बात की थी कि जिस कस्टमर का भी ऑर्डर आ रहा है उसे हम एक जॉब का नेम दे देंगे और उसकी फिर कॉस्टिंग अलग से मेंटेन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि हमारे पास कोई आप लैपटॉप परचेज करने जाते हैं। आपने एज अ कंपनी ए ऑर्डर दिया है एक लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। आपने स्पेक्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से उनको बता दिए कि मुझे इतनी रैम चाहिए, उसमें इतनी हार्ड चाहिए, मुझे इस तरह जो भी स्पेसिफिकेशन आपकी थी आपने उनको बता दिए। और एक और कंपनी है जो कि इदारा बी है, आपका इदारा ए है, उनकी फर्म है बी। बी फर्म भी ऑर्डर प्लेस करती है उसी कंपनी को। तो क्या दोनों कस्टमर्स ने उस कंपनी को जो लैपटॉप को प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है, असेंबल करती है, क्या वो दोनों क्लाइंट्स को सेम लैपटॉप प्रोवाइड करेगी? क्या दोनों क्लाइंट्स की नीड हमेशा सेम हो सकती है? या ऐसे कह लीजिए कि मार्केट में जितने भी लोग लैपटॉप बाय करने जाते हैं कि सबकी नीड स्पेसिफिकेशन के लिहाज से वो सेम होती है? बिल्कुल सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है। तो इसी तरह कह लीजिए कि अगर वो लैपटॉप को मैन्युफैक्चर करना चाहता है, असेंबल करना चाहता है उसके पार्ट्स को, तो वो जिस कस्टमर ने जिस तरह के लैपटॉप का ऑर्डर दिया हुआ है उसकी कॉस्ट को उसी में ऐड करेगा। फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट है एक्स, तो एक्स क्लाइंट की जो मटेरियल की कॉस्ट होगी, जो लेबर की कॉस्ट होगी, जो एफर्ट्स की कॉस्ट होगी, उसको सेपरेट रखेगा वाई क्लाइंट से। कि वाई का में भी डिजाइन और हो, उसके जो फीचर्स की रिक्वायरमेंट है वो आपसे वेरी करती हो, वो एसएसडी हार्ड डिमांड कर रहा हो, आप सिंपल जो हार्ड होती है वो डिमांड कर रहे हो, उसके जो रैम की रिक्वायरमेंट है आपकी रैम की रिक्वायरमेंट से डिफरेंट हो, मे बी स्क्रीन साइज आपके रिक्वायरमेंट में और हो, उसकी रिक्वायरमेंट में कोई डिफरेंट हो। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि आपका ऑर्डर और उसका ऑर्डर दोनों का मिक्स करके फिर कहे जी एवरेज कर लेते हैं जी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो फिर ऐसे बिजनेसेस जिनमें हर यूनिट यूनिक होता है, डिफरेंट होता है, कॉस्ट ज्यादा होती है, अगर एक यूनिट को दूसरे से हम आइडेंटिफाई करना चाहें, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो दूसरे से कह लीजिए कि कितना वो डिफरेंट है। इसमें कस्टमाइजेशन होती है, हम कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं। तो फिर अगर ऐसी कंपनी जो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बना रही हो, उसके यूनिट्स आइडेंटिकल हो, सॉरी आइडेंटिकल ना हो, उसके जो कह लीजिए कि यूनिट जो है वो लार्ज हो कॉस्ट के लिहाज से भी, और वो कह लीजिए कि फीचर के लिहाज से भी उसमें डिस्टिंक्शन ज्यादा पाई जाती हो, तो फिर ऐसे बिजनेस को जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग यूज करना चाहिए। ठीक है। मतलब जो कस्टमर ऑर्डर दे रहा है जिस तरह के डिजाइन का, हम उस तरह का मैन्युफैक्चर करेंगे। अगर उसने कहा जी कि मुझे सपोज कर लीजिए फर्नीचर चाहिए, और फर्नीचर मुझे ऐसा चाहिए कि जिसमें डिजाइन स्पेसिफिक वो एक आपको दे देते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर ए ने ऑर्डर दिया हुआ है फर्नीचर का, और कस्टमर बी ने भी ऑर्डर दिया और फर्नीचर का, कस्टमर सी ने भी ऑर्डर दिया, जितने कस्टमर्स ने ऑर्डर दिया फर्नीचर का, आप कहें जी कि सब फर्नीचर की कॉस्ट को ऐड कर लो और उन पे डिवाइड करके हर कस्टमर को सेम अमाउंट चार्ज कर लो। ऐसा तो नहीं होता ना। हर कस्टमर को डिफरेंट अमाउंट चार्ज की जाएगी जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जिस क्वालिटी का उसको फर्नीचर चाहिए होगा, जितनी उसको थिकनेस चाहिए होगी, जितना उसको वेट चाहिए होगा, जो उसको वुड की रिक्वायरमेंट होगी, जो उसका डिजाइन की रिक्वायरमेंट होगी, तो हर एक की डिफरेंट होगी। तो प्रोडक्ट्स क्या है, यूनिक हो गई। तो फिर हम ये बात कर रहे हैं कि ऐसे बिजनेसेस कि जिनमें प्रोडक्ट्स यूनिक होती हैं, यूनिट डिफरेंट होते हैं, प्रोडक्शन जरा कह लीजिए कि अगर होने के बाद देखें तो उनकी कॉस्ट क्या है वो हाई होती है। ऐसे बिजनेसेस को क्या यूज करना चाहिए, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। आप सोनार के पास जाते हैं सोना बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए, जरा सोचिए आपको वहां पर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम अप्लाई करना चाहिए, प्रोसेस यूज करना चाहिए? क्या वो सबको एक ही कॉस्ट चार्ज करेगा सुनार, गोल्ड स्मिथ? या हर एक की जो रिक्वायरमेंट है, जो ऑर्डर है, उसके लिहाज से वो कस्टमाइज्ड
जो गोल्ड है, जो ज्वेलरी है, वो बनाकर आपको डिलीवर करेगा। तो डेफिनेटली आपके माइंड में आ रहा होगा जी, गोल्ड स्मिथ्स को क्या करना चाहिए, जॉब ऑर्डर कास्टिंग यूज करना चाहिए। इसका ऑपोजिट क्या है, प्रोसेस कास्टिंग। अब फॉर एग्जांपल शुगर है, एक शुगर इंडस्ट्री को जो शुगर के कार्टन बना रहे हैं, ये बॉक्सेस बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको प्रोसेस कास्टिंग यूज करना चाहिए। कोक है, आप कोक परचेज करने जाते हैं, कभी देखा है कि आपने किसी कोक कंपनी को जाके ऑर्डर प्लेस किया और जी मेरे लिए ज़रा कोक ऐसी होनी चाहिए जो बोतल में ऊपर से ज़रा वाइट कलर की हो, मिड में ज़रा ऑरेंज कलर की हो, और जो उसका बॉटम हो उसका ब्लैक कलर। ऐसा तो कभी कस्टमाइज नहीं ना आपको बना के दी, या जी मुझे एक पर्टिकुलर डिज़ाइन की बॉटल बना के दें, मैं तो वही पीऊंगा आपसे, वो देंगे तो पीऊंगा वरना मैंने नहीं पीनी। ऐसा कभी नहीं हुआ। तो कोक क्या करती है, पूरी मार्केट के लिए, तमाम कस्टमर्स के लिए एक ही तरह का जो वो वाटर है, जो पानी है, को प्रोड्यूस करके प्रोवाइड कर रही है, तो सबको फिर एक ही प्राइस चार्ज कर लेती है। वहां देखा जाए हर यूनिट दूसरे से यूनिक नहीं है, डिफरेंट नहीं है, हाई कॉस्ट नहीं है, मैस लेवल पर प्रोडक्शन हो रही है। तो फिर क्या किया जाता है, ऐसे बिजनेसेस जिनकी प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल इन नेचर होती हैं, यूनिक नहीं होती, और हर यूनिट जो है वो दूसरे के साथ मिलता जुलता है, कस्टमाइज नहीं होती, कंपनी मैस लेवल प्रोडक्शन करती है, पूरी मार्केट को एज अ होल चार्ज करती है, तो फिर कंपनी क्या करेगी, जितनी भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्रोडक्शन हुई होगी वो, और उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट में डिवाइड कर देगी प्रोडक्शन को, तो एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी, फिर अपना प्रॉफिट ऐड करके मार्केट को सेल कर देगी। जबकि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में क्या है, हर कस्टमर का ऑर्डर डिफरेंट है दूसरे से, स्पेसिफिकेशन के लिहाज से, प्रोडक्ट के लिहाज से, तो वो हर कस्टमर को क्या है, डिफरेंट चार्ज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक जी? अच्छा, तो फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे होटल में जाते हैं जो कि आपको टेबल लंच या डिनर करना होता है, कोई वहां पर कह लीजिए कि सब्जी मंगवा लेता है, वेजिटेबल्स, कोई चिकन मंगवाता है, कोई वहां मटन मंगवा लेता है, कोई बीफ मंगवा लेता है, तो वहां आपके पास वो कौन सा मेथड आ जाता है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का। कौन सा मेथड है आपके पास वो जी, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का है। तो इसलिए वहां पर क्या है कि वो हर कस्टमर को एक डिफरेंट बिल चार्ज किया जा रहा है। आप जाते हैं अपने लिहाज से ऑर्डर प्लेस करते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, वो आप खाना खाते हैं और आ जाते हैं। तो इसी तरह अगर हम बात कर लें, जैसे हमने मिल्क की बात कर ली, जैसे हम बेबी फूड्स की बात कर लें, इसी तरह हम बात कर सकते हैं, हमारे पास जैसे ये स्टील है। अब स्टील ऐसा तो नहीं है ना कि वो कंपनी आपके लिए अलग कैटेगरी का अलग डिजाइन का स्टील बना कर दे दी, आपके मुझे तो कंस्ट्रक्शन करनी है और मुझे इस तरह का स्टील बना कर दे, स्पेशली मेरे लिए सिर्फ ऐसा ही। तो अगर ऐसा कंपनी कोई करे जिसका काम यही हो कि हर घर के लिए लहदा, जबकि हर घर के लिए लहदा में नजर नहीं आता ना, तो फिर ऐसी कंपनीज क्या है, वो प्रोसेस कास्टिंग को यूज कर रही है। थ्रू आउट द मार्केट जो है वो एक ही पैटर्न यूज करते हैं। वो कह लीजिए कि मैस प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस उनका होता है। ठीक है। तो इसी तरह कह लीजिए कि ये हम अगर बात करें कि यूनिट यूनिक्स है तो जॉब ऑर्डर कास्टिंग है, यूनिट कह लीजिए कि अगर एक ही तरह के आ रहे हैं तो हमारे पास कौन सा सिस्टम आ जाता है, प्रोसेस कास्टिंग का सिस्टम आ जाता है। चले एग्जांपल के लिए मैं अगर आपसे पूछूं कि एक फ्लोर मिल है, फ्लोर मिल जरा सोचिए कि उसको जॉब ऑर्डर कास्टिंग यूज करना चाहिए या प्रोसेस कास्टिंग यूज करना चाहिए। सोचें जरा जी, वीडियो को पॉज करें और सोचें 1 मिनट के लिए कि हमारे पास उसमें सिस्टम कौन सा होना चाहिए, फ्लोर मिल है। बिल्कुल आपने सही आइडेंटिफाई किया जी, ये जो आप जी जी आपने आपने सही आंसर किया। इन्होंने कहा जी प्रोसेस कास्टिंग। बिल्कुल ठीक है जी, प्रोसेस कास्टिंग ही अप्लाई होगा, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं है कि जो आटा आपके लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हो वो कि मतलब बड़े साइज का है या कोई मीडियम साइज का बना रहे हो, किसी को बिल्कुल ज्यादा बारीक दे रहे हैं। मतलब हर एक को सेम ऑपरेशन से गुजार कर वो फिर उसके बाद वो आपको फ्लोर प्रोवाइड कर देते हैं, जो आटा होता है आपके पास मिल जाता है, आपको मिल जाता है, वीट है। इस तरह वो भी आपके देखा जाए प्रोसेस कास्टिंग है। लेकिन अगर आप कह लीजिए कि अपने घर के लिए फर्नीचर का ऑर्डर देते हैं, बिल्डिंग बनवाते हैं अपने लिए, या जो कह लीजिए कि अपने लिए कोई अलग से कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो ऑर्डर प्लेस करते हैं अपने लिए उस तरह का डिज़ाइन, उस तरह के फीचर्स वगैरह के साथ जो कि आपको रिक्वायर्ड होते हैं। कंपनी अगर आपको वो प्रोवाइड कर रही है जो सिर्फ आपका ऑर्डर है, जो सिर्फ आपके लिए बनाया जा रहा है, तो वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग होता है।
अच्छा, इसी तरह हमारे पास यहाँ पर देखिए जी कि आगे हम देखते हैं वन बाय वन कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में अगर जो है हमें ट्रांजैक्शंस को, इवेंट्स को रिकॉर्ड करना हो तो वो कहाँ करते हैं या कैसे करते हैं, उसका वे आउट क्या होता है। ठीक है। तो अब इसमें एक छोटे छोटे कंसेप्ट है, नहीं जॉब शॉप ऑपरेशंस होते हैं और बैच प्रोडक्शन ऑपरेशंस होते हैं। इसमें सिर्फ फर्क होता है कि हमारे पास अगर बहुत ही लो वॉल्यूम क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही हो, मैन्युफैक्चर हो रही हो, हम कहते हैं जॉब शॉप ऑपरेशंस है। मतलब छोटे छोटे बहुत सारे ऑपरेशन स्टार्ट हुए होते हैं, मतलब मटेरियल है वो डिफरेंट पे यूज हो रहा है, लेकिन माइनर सी उसमें चेंजेस आती रहती हैं डिफरेंट कस्टमर के ऑर्डर्स में। तो बहुत ही लो वॉल्यूम उसमें आ रहा होता है एक टाइम पे, जो प्रोडक्शन क्या होता है, उसे हम कहते हैं जॉब शॉप। और जबकि अगर एक ही टाइम पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रही हो लेकिन हो कस्टमाइज्ड ही, उसके लिए हम बैच का नेम लेते हैं। बैच जो है वो फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच, चूंकि उसमें वेरिएशन थोड़ी सी ज्यादा पाई जाती होती है और वो क्वांटिटीज भी जरा सम कम प्रोड्यूस करना होती है, तो वहां पर हम बैच का वर्ड यूज कर लेते हैं। तो जहां वर्ड शॉप का आएगा वो इट मीन्स के वो हमारे पास उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम है और वो प्रोडक्शन एक ही टाइम पे हो रही है बहुत कम। लेकिन अगर उसी को थोड़ा सा हम कह लिए क्वांटिटीज की बढ़ा लें, और लेकिन वो स्मॉल क्वांटिटीज के परस्पेक्टिव में मल्टीपल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको